Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about ESSER survey report post-COVID. And this topic is very important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from education sector. तो देखिए, इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक सवाल पेपर 3 गवर्नेंस में ज़रूर आएगा कि कोविड पैंडेमिक का एजुकेशन सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट रहा है. उससे रिलेटेड ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमें कई सारे ऐसे डाटा मिलेंगे जिसको हम सीधा सीधा कोट कर सकते हैं अगर इस तरह का सवाल आता है तो. सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि एसर सर्वे होता क्या है. एसर का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. तो नाम है इसका एनुअल सर्वे, लेकिन ये एक्चुअली ये रिपोर्ट हर 2 साल पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पब्लिश होती है और हर बीच वाले जो साल होते हैं उसमें फिर वो एक पार्शियल कुछ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं. तो इस बात का ध्यान रखना है. नाम है इसका एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, लेकिन जो मेजर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स होती हैं वो हर 2 साल पे आती हैं और बीच बीच में फिर पार्शियल रिपोर्ट्स आती हैं बीच बीच वाले साल में. और ये जो एसर रिपोर्ट है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एजुकेशन का हमारे देश में, खासकर प्राइमरी एजुकेशन का हमारे देश में क्या स्टेटस चल रहा है, क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं, वो हाईलाइट करता है. और ये ऐसा रिपोर्ट ध्यान रखिए, ये कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश नहीं करता है. इट इज़ पब्लिश्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्रथम. अब जरा देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू द एसर रिपोर्ट 2021. तो एसर रिपोर्ट 2021 के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देखिए, The percentage of rural children who were not enrolled in school doubled during the pandemic. तो जो बच्चे स्कूल में इनरोल नहीं हुए, इनकी परसेंटेज डबल हुई है. अगर 2018 का डाटा देखा जाए तो देयर वर अबाउट 2.5% चिल्ड्रन हु वर नॉट enrolled in school in rural areas. Now it has increased to 4.6% in 2020. तो रूरल चिल्ड्रन की जो नॉन इनरोलमेंट है दैट हैज़ डबल्ड. दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव सीन एन इंक्रीज इन इनरोलमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स. तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल से कटा करके गवर्नमेंट स्कूल्स में लिखा रहे हैं. और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया है. द स्विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, but the real reason is the reduced capacity of the parents to afford private school fees. प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देने की कैपेबिलिटी लोगों की कम हो गई है पोस्ट कोविड, और इस कारण से लोग अपने बच्चों का नाम कटा करके गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल रहे हैं. तीसरा डाटा, ओवर अ थर्ड ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन क्लासेस 1 and 2 हैव नेवर अटेंडेड स्कूल इन पर्सन. तो क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इनरोल किया है पिछले 2 सालों में, उन्होंने कभी स्कूल विजिट भी नहीं किया है. उसके अलावा डिजिटल डिवाइड की अगर बात की जाए, देयर हैज़ बीन अ वाइड इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट इन मैनी एरियाज़ ऑफ इंडिया. डिजिटल डिवाइड आई होप आप समझते हैं. कुछ एरियाज़ में बच्चों के पास या कुछ परिवारों में बच्चों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, फास्ट कनेक्टिविटी, ये सब कुछ है. तो उनको इस पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा मिला है. और जबकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं या ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, एंड दे हैड टू सफ़र. तो अगर डिजिटल डिवाइड की बात की जाए तो एज यू ऑल नो कि स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी हैज़ एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है. सो इट हैज़ लेड टू असिमेट्रिक एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन. फॉर एग्जांपल, आप देखिए ये डाटा आप कोट करना, अगर कभी भी पैंडेमिक का इम्पैक्ट आ जाता है एजुकेशन सेक्टर पे, तो कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हमें लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट यू सी 91% of students from Kerala and almost 80% students from Himachal Pradesh had online education, क्योंकि इन स्टेट्स में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, इन इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छी खासी है. बट ओनली 10% स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार हैड एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक. सो अगेन कोट दिस डाटा. ट्यूशन डिपेंडेंसी बढ़ी है स्टूडेंट्स की पिछले 2 सालों में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद रहे हैं. स्पेशली फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिली जो अदरवाइज ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो भी प्राइवेट ट्यूशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डाटा जो आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कोप अप इन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन.
ये तो आप सबने भी फील किया होगा। जब हमने भी लास्ट ईयर पूरी तरह से शुरू किया था ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल खाली क्लास में बच्चों के सामने पढ़ाना, इट वाज एन ऑकवर्ड सीनरी, मतलब मोबाइल के सामने पढ़ाना खाली क्लास में, ऐसा लग रहा है 2-3 घंटे पढ़ाने के बाद लगता है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक रियल क्लास में पढ़ाने की फील अलग होती है। सो teachers have said that about 65.4% of the students were not able to catch up। उनको बातें समझ ही नहीं आ रही हैं। ऑनलाइन मोड में पढ़ाने से बच्चों को वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या मैसेज नहीं पहुंच पाता है जो ऑफलाइन मोड में पहुंच पा रहा था। तो ऐसा टीचर्स का कहना है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन के कई सारे फ़ायदे भी हैं। आप घर बैठे बैठे पढ़ते हैं, आपका आने जाने का टाइम बचता है, काफ़ी आपके खर्चे बच जाते हैं, क्योंकि आप अपने घर से रह कर के पढ़ाई कर लेते हैं, आपको शहरों में आने की ज़रूरत नहीं होती है। बट देन देयर आर मेनी लिमिटेशंस ऑल्सो। पहला तो डिजिटल डिवाइड का लिमिटेशन, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी या पेनिट्रेशन होनी चाहिए आपके एरिया में। दूसरा, वो जो इन्फॉर्मेशन या वो जो मैसेज टीचर पास करना चाहता है, जितना वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पास कर देते हैं, शायद से उतना इन्फॉर्मेशन या उतना बढ़िया तरीके से मैसेज वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं पास कर पाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक बार फिर देखिए, ये 6 के 6 पॉइंट्स 6 के 6 डाटा के साथ याद रखिएगा आप। मेरा एक गेस है कि आपसे पैंडेमिक का इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, खासकर प्राइमरी एजुकेशन या रूरल एजुकेशन पूछा जा सकता है। वहाँ पे 6 डाटा आपके बहुत काम आने वाले हैं। कीप देम हैंडी। The next article is taken from international segment. It is about Kulbhushan Jadhav case and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view। काफ़ी पुराना केस है ये, लेकिन हाल फिलहाल में फिर न्यूज़ में आया है, इसलिए एक बार फिर मैं इसको कवर कर लेता हूँ। देखिए, ये हैं कुलभूषण यादव साहब। ये एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, मतलब पहले इंडियन नेवी के ऑफिसर थे। इनको पाकिस्तान ने 2016 में अरेस्ट कर लिया। अब जो इनको अरेस्ट किया गया उसमें पाकिस्तान और इंडिया के वर्जन अलग अलग हैं। ऑफकोर्स इंडिया ने जो कहा है हमारे लिए तो वही ट्रुथ है, वही सच्चाई है। इंडिया का क्या ओपिनियन है कि ऑफ कोर्स ही इज़ एन एक्स नेवी ऑफिसर, यानी कि जब उनको कैप्चर किया गया, पाकिस्तान ने पकड़ा उनको, उस टाइम में वो इंडियन नेवी के मेंबर नहीं थे। बाद में रिटायर होने के बाद ही टर्न इनटू अ बिजनेसमैन, और वो चाबहार एरिया में, चाबहार जो पोर्ट वाला एरिया है ईरान का, वहाँ पे वो कुछ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिए गए थे, और जहाँ से उनको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कैप्चर कर लिया, इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया, और पाकिस्तान उनको एक स्पाई, जासूस बता रहा है। तो पाकिस्तान इनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान का कहना उल्टा है कि देखिए ये एक्स आर्मी ऑफिसर नहीं है, ही इज अ सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर, आई एम सो सॉरी, सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, मतलब ये अभी भी इंडियन नेवी में हैं। एंड ही वॉज नॉट कैप्चर्ड फ्रॉम दिस चाबहार एरिया बट ही वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। एंड ही वॉज इन दिस बलूचिस्तान रिवर नॉट फॉर एनी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट बट ही वॉज स्पाइंग फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान ने इनको अरेस्ट किया है। अब जो भी हो, हमारे लिए तो यही सच्चाई है कि ही वॉज एन एक्स नेवी ऑफिसर और उनको पाकिस्तान ने गलत तरीके से यहाँ चाबहार एरिया से कैप्चर किया है। जो भी हो, ही वॉज अरेस्टेड इन 2016 और पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको 2017 में डेथ सेंटेंस सुना दिया विदाउट गिविंग कॉन्सुलर एक्सेस टू कुलभूषण जाधव। तो पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको 2017 में फांसी की सज़ा सुनाई विदाउट गिविंग कॉन्सुलर एक्सेस। तो क्या होता है कॉन्सुलर एक्सेस, वो समझिए। देखिए, अगर किसी भी एक देश का इंसान, एक देश का नेशनल किसी दूसरे देश में जाकर के अरेस्ट हो जाता है, तो जैसे इंडिया के कुलभूषण जाधव साहब हैं, ये पाकिस्तान में अरेस्ट हुए हैं, तो अब इनका हक बनता है, इनका लीगल राइट बनता है कि इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, जिनको कॉन्सुल कहा जाता है, इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, कॉन्सुलर ऑफिसर्स, वो इनसे जाकर के मिलें पाकिस्तान के अंदर। जैसे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की कॉन्सुल ऑफिसेज़ होंगी, एम्बेसी होती है, उसमें एम्बेसडर साहब बैठते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी जो ऑफिसेज़ होती है उसको कहते हैं कॉन्सुल ऑफिसेज़। कॉन्सुल ऑफिस में होते हैं कॉन्सुलर ऑफिसर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका कानूनन हक है कि इंडिया के जो कॉन्सुलर ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में, वो जाकर के कुलभूषण जाधव साहब से मिलें या इनके जैसे जो भी इंडियन नेशनल्स वहाँ पे बंद हैं उनसे मिले। तो ये होता है राइट टू कॉन्सुलर एक्सेस। मिलें, इनके बात को समझें और फिर इनको प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन दें, इनके लिए प्रॉपर वकील और जो भी लीगल सर्विसेज हैं वो इनको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि इनका व्यू पॉइंट ठीक से रखा जाए, तो ताकि नेचुरल जस्टिस हो सके। और जो कॉन्सुलर एक्सेस का प्रोविज़न है दैट हैज़ बीन अलाउड अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस रूल 1963। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इनको कैप्चर किया
और बिना कॉन्सुलर एक्सेस दिए हुए पाकिस्तान की कोर्ट ने, मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में इनको फांसी की सज़ा सुना दी। तो नेचुरली इंडिया ने अपोज किया कि आपने एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है। इंडियन ऑफिसर्स मस्ट बी अलाउड टू विजिट हिम एंड गिव हिम लीगल सर्विसेज, लीगल रिकोर्सेज। और जब पाकिस्तान फिर भी नहीं माना तो इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा बट टू मूव टू ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समझते होंगे। ये जुडिशियल विंग है यूनाइटेड नेशन का, और अगर दुनिया का कोई भी देश किसी भी इंटरनेशनल कानून को तोड़ता है तो उस देश के खिलाफ ICJ में कंप्लेन किया जा सकता है। तो इस केस में पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कानून को तोड़ रहा था, वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस रूल 1963। तो पाकिस्तान के खिलाफ हम पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में, और 2017 में हमने इनके खिलाफ केस कर दिया ICJ में। ICJ का फैसला 2019 में आया। ICJ का फैसला इंडिया के फेवर में आया। ICJ ने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सुलर एक्सेस जरूर देना चाहिए कुलभूषण यादव को, तो इंडिया के कॉन्सुल ऑफिसर्स शुड बी अलाउड टू मीट कुलभूषण यादव, ऐसा कहा ICJ ने। उसके बाद इंडिया के कॉन्सुल ऑफिसर्स मिले भी कुलभूषण यादव से, उनको लीगल सर्विसेज, लीगल रिकोर्सेज प्रोवाइड भी किए गए। एक बार ICJ के बारे में देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसकी ऑफिस जो है इट इज़ इन हेग, नीदरलैंड। और जैसा कि मैंने आपको कहा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू एडजुडिकेट केसेस वेयर अ कंट्री ब्रेक्स एन इंटरनेशनल लॉ। अब करंट मुद्दे पे आ जाइए। ये तो 2019 की बात हुई जब इनको, कुलभूषण यादव साहब को कॉन्सुलर एक्सेस मिल गया था आफ्टर वर्डिक्ट ऑफ ICJ। लेकिन अभी भी पाकिस्तान हमारे ऑफिसर्स को मिलने देता है, कॉन्सुल ऑफिसर्स को मिलने देता है, लेकिन ठीक से इनके केस को चलने नहीं दे रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से केस को चलने नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान ने वापस से इनको फांसी की सज़ा सुनाई। इंडिया ने कहा कि भाई आपने हमारे कॉन्सुल ऑफिसर्स को ठीक से लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका नहीं दिया। भाई मिलने दिया, अब कहते हैं हाँ हो गया 5 मिनट में बात खत्म, अब जाइए। मतलब हमारे जो भी लीगल ऑफिसर्स हैं, दे कुड नॉट गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुलभूषण यादव केस, दे कुड नॉट सफिशिएंटली प्रेजेंट हिज साइड इन द कोर्ट। और इस कारण से इंडिया वॉज नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस पाकिस्तान हैड गिवन। पाकिस्तान ने मजबूरी में आकर के ICJ के फैसले के बाद कॉन्सुलर एक्सेस दिया था, बट इंडिया वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। और इस कारण से इंडिया ने फिर से ICJ में अप्रोच किया कि भाई पाकिस्तान हमें फेयर ट्रायल करने का मौका नहीं दे रहा है फॉर कुलभूषण यादव, फेयर ट्रायल नहीं दे रहा है कुलभूषण यादव को। और इस कारण से पाकिस्तान वापस से पूरे दबाव में आ गया। और इसी कारण से मौजूदा ये वापस से न्यूज़ में इसलिए है ये पूरा का पूरा इशू, 5 साल पुराना इशू, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अब एक कानून पास किया है जिसके कानून की मदद से कुलभूषण यादव विल हैव राइट टू फाइल अ रिव्यू अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन बाय मिलिट्री कोर्ट। देखिए आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हमारे जैसी आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है। हमारी आर्मी जितनी डिसिप्लिन्ड है उतनी ही आप कहिए इनडिसिप्लिन्ड पाकिस्तान की आर्मी है। उनकी आर्मी कोर्ट उनके सिविलियन सरकारों की बात ही नहीं सुनती। तो मिलिट्री कोर्ट ने बार बार कुलभूषण यादव को फांसी की सज़ा सुनाई, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी जो सिविलियन सरकार है वो कह रही है कि भाई कुलभूषण यादव को आप फ्री एंड फेयर ट्रायल दें, लेकिन मिलिट्री कोर्ट बात ही नहीं सुनती है। मैंने पहले भी बता रखा है कि पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान ISI इज़ लाइक डीप स्टेट इन पाकिस्तान। डीप स्टेट मतलब दे कंट्रोल द रियल पावर। तो अब पाकिस्तान पार्लियामेंट के पास मजबूरी में और कोई ऑप्शन जब नहीं बचा अगेंस्ट देयर मिलिट्री कोर्ट, तो उन्होंने कानून पास करके ये नया कानून बनाया, जिस कानून की मदद से नाउ कुलभूषण यादव विल हैव राइट टू हैव रिव्यू, मतलब अपने इनके खिलाफ जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है उस सज़ा के खिलाफ ये अपील कर सकते हैं। और इंडिया के जो कॉन्सुल ऑफिसर्स हैं, लीगल ऑफिसर्स हैं, वो कुलभूषण यादव के बिहाफ पे इनके लिए, इनके डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट रिव्यू अपील कर सकते हैं। The next article is again taken from international segment. It is about global bribery risk rankings, and this topic is important from our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view. यहाँ पे हम जो कुछ भी सीखेंगे या मुझे नहीं लगता कि आपसे डायरेक्टली कहीं भी पूछा जाएगा, ना ही PT में ना ही मेंस में, लेकिन इस यहाँ पे 1-2 फैक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वेरी हैंडी इट विल बी इन एथिक्स पेपर 5। देखिए एक रैंकिंग पब्लिश होती है दुनिया भर में जिसका नाम है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग। ये जो ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग होती है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेस। तो ये ट्रेस क्या करता है, दुनिया के 194 कंट्रीज़ को रैंकिंग देता है ऑन बिजनेस ब्राइबरी रिस्क। बिजनेस ब्राइबरी रिस्क का मतलब सीधा सीधा है कि किसी भी देश में बिजनेस चलाने के लिए कंपनियों को कितना घूस देना पड़ता है।
या देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो अगर घूस नहीं देना पड़ता है या बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राइबरी का इन्वायरमेंट नहीं है तो उस कंट्री की रैंकिंग अच्छी होगी। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइबरी का इन्वायरमेंट है तो उस कंट्री की रैंकिंग ख़राब होगी। आपको पता है इंडिया में बिजनेस करने के लिए भी बहुत बार रेगुलेटरी ऑफिसर्स को घूस देना होता है। आप चाहे तमाम कानून सही करें, चाहे तमाम नियम कानून सही माने, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाएगी और ऑफिसर्स फिर इसको कहते हैं रेंट सीकिंग अप्रोच, दे एक्सप्लॉइट द बिजनेसेस। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम्स तो आप जानते ही हैं। तो अब यही काम करता है ट्रेस क्या करता है, दुनिया के देशों को उनके देशों में वहाँ पे बिजनेस रन करने के लिए कितना ब्राइबरी फेस करना पड़ता है उसके बेसिस पे रैंकिंग देता है। और इंडिया की रैंकिंग 2021 में रही है 82nd, तो अच्छी रैंकिंग नहीं है। और इसी पिछले कुछ सालों में थोड़ा इंप्रूव तो हुआ है। वैसे 2014 में हमारी रैंक थी 185, 178, देन क्वांटम जंप इन 2017, बट अगेन थोड़ा सा इस साल रैंक हमारा ख़राब हुआ है। फ्रॉम 77 वी हैव स्लिप्ड टू 82, लेकिन स्टिल इंडिया इज़ परफॉर्मिंग बेटर दैन इट्स नेबर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो 150वें नंबर पे है, बांग्लादेश जो 167 नंबर पे है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑफकोर्स अफगानिस्तान तो पीछे होगा ही। दुनिया के जो सबसे बेहतरीन देश हैं जहाँ पे ब्राइबरी खासकर प्राइवेट बिजनेसेस को, कंपनियों को नहीं फेस करना पड़ता है, टॉप के देश हैं वो हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड। जो नीचे से देश आते हैं वो है नॉर्थ कोरिया में तो होगा ही, हर काम के लिए आपको ब्राइब देना पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुला, इरेट्रिया। सो अब इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा कभी भी, जैसे आपके सिलेबस में है ना एथिक्स पेपर 5 में एक टॉपिक है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द चैलेंजेस, एथिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, आपके चैप्टर 7 में ये सब टर्म्स दिए हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अप्रोप्रिएटली इसका कोट कर सकते हैं इस डाटा को कि प्राइवेट बिजनेसेस ऑल्सो हैव टू सफ़र bribery challenges in India, and this is very much evident from India's ranking in global business bribery risk published by Trace, where India is ranked 82 out of 194 countries. The next article is taken from Assam segment. It is about fire at Bhairav Kund forest, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए भैरव कुंड के बारे में पहले समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, असम पेपर 6 में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भैरव कुंड इज़ अ प्लेस इन उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। भैरव कुंड इज़ अ रिजर्व फॉरेस्ट और इसकी हालत यूँ हो गई थी 1980s तक कि इसमें एक भी पेड़ नहीं बचे थे। इट वॉज लेफ्ट विदाउट ए सिंगल ट्री बाई अर्ली 1980s बिकॉज ऑफ रैम्पेंट इलीगल लॉगिंग, पेड़ों की कटाई के कारण। और ख़ासकर इस एरिया में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम काफ़ी था पहले के टाइम में, तो पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा होती थी, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से पोचिंग होती थी। तो धीरे धीरे ये फॉरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई बाई द पीपल ऑफ 6 विलेज इन द रीजन, और इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी ने धीरे धीरे यहाँ पे एफॉरेस्टेशन ड्राइव शुरू किया, वापस से पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। धीरे धीरे अपने आप इकोसिस्टम बिल्ड हुआ, बायोडाइवर्सिटी बिल्ड होने लगी। और आज के टाइम में ऐसा है कि जब एक वक्त था जब यहाँ पे लगभग बिल्कुल पेड़ नहीं थे, आज के टाइम में यहाँ पे 14 लाख ट्रीज हैं इन एरिया अबाउट 22.24 स्क्वायर किलोमीटर। दिस रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ नाउ बिन रिवाइव्ड, इट हैज़ नाउ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो this is an example, this is Bhairav Kund forest is an example of man-made forest. This is a best example where you can quote कि how human efforts can regenerate forest. अगर forest destroy हो गए तो हम उसको regenerate भी कर सकते हैं। भैरव कुंड के स्टडी आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे एक वक्त में बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं थे, इन्वायरमेंट ख़त्म हो चुका था और वापस से हमने इसको रिवाइव कर दिया। ये हाल फिलहाल में भैरव कुंड फॉरेस्ट न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि भैरव कुंड फॉरेस्ट में 13 नवंबर से यहाँ पे बहुत मैसिव फायर चल रहा है। आपको पता है फॉरेस्ट फायर जब लग जाता है तो कुछ दिन तक चलता रहता है। तो भैरव कुंड फॉरेस्ट हैज़ विटनेस्ड ए मैसिव फायर। अब ये क्लियर नहीं है कि ये फायर नेचुरल कारणों से आया है या लोगों ने किसी ने जानबूझ करके लगाया है या किसी की गलती से हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि वापस से वहाँ पर पोचिंग के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हों और किसी ने जानबूझ करके फॉरेस्ट में फायर लगा दिया हो ताकि जानवरों की आराम से हंटिंग की जा सके। ऐसा भी होता है कई बार, फॉरेस्ट में लोग आग लगा देते हैं ताकि जानवर निकल के जंगलों से बाहर आए और उनकी पोचिंग की जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम क्वेरी सेगमेंट। इट इज़ अबाउट क्रीमिया क्राइसिस। आप में से कई सारे लोगों ने कहा कि सर क्रीमिया क्राइसिस भी एक बार फिर बता दो, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए यह है छोटा सा पेनिनसुला क्रीमिया, आप देख सकते हैं छोटा सा पेनिनसुला क्रीमिया जो ब्लैक सी में है। इट वॉज पार्ट ऑफ यूक्रेन टिल 2014। तो ये यूक्रेन
को कैसे मिला उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री देखिए। इट वाज पार्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा, इट वाज पार्ट ऑफ यूक्रेन टिल 2014। इन 2014 इट वाज फोर्सफुली अक्वायर्ड बाय रसिया, यहाँ से रसिया ने इसको फोर्सफुली अक्वायर कर लिया। देखिए क्रीमिया अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, इट वॉज पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर फ्रॉम 1783 टू 1954। 1954 में आपको पता है यूएसएसआर बन चुका था। यूएसएसआर में जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री था वो था रसिया। यूक्रेन भी यूएसएसआर का एक मेंबर था, और यूक्रेन को 1954 में यूक्रेन को सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने ये क्रीमियन पेनिनसुला गिफ्ट में कर दिया 1954 में। तो यूएसएसआर था, यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा था, और यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने ये क्रीमियन पेनिनसुला को यूक्रेन को दे दिया। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, सोशलिस्ट मॉडल जो है वो एक बार के लिए डिफीट हो गया, क्रीमिया भी धीरे धीरे कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ जाने लगा, जैसे इंडिया जाने लगा आफ्टर 1991 कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ, प्रो यूएस होने लगा। तो यूक्रेन भी प्रो यूएस, प्रो यूरोपियन यूनियन होने लगा, और इस कारण से रसिया गॉट डिसइंचेंटेड और फ्रस्ट्रेटेड विथ यूक्रेन। और धीरे धीरे यूक्रेन और रसिया, जिनके बीच में एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी ड्यूरिंग सोवियत रिजाइम, और धीरे धीरे दोनों में डिफरेंसेज आने लगे, क्योंकि यूक्रेन स्टार्टेड टू बिकम मोर एंड मोर प्रो वेस्ट, और धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। और कन्फ्लिक्ट बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि 2014 में रसिया ने फोर्सफुली क्रीमिया को अक्वायर कर लिया। रसिया ने अपने फोर्सेस भेजे और क्रीमिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। तो क्या कारण रहा होगा, वाई क्रीमिया वाज अनेक्स्ड बाय रसिया? आखिर ये क्रीमियन पेनिनसुला रसिया ने क्यों कैप्चर किया? उसके देखिए कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं। क्या एग्जैक्टली पुतिन सोच रहे थे, इसका कोई जवाब तो है नहीं। लेकिन दो मेन जस्टिफिकेशन या दो मेन एक्सप्लेनेशन है कि क्या कारण रहा होगा बिहाइंड रसियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। पहला हो सकता है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेवास्तोपोल पोर्ट। यहाँ पे देखिए सेवास्तोपोल पोर्ट है, सेवास्तोपोल पोर्ट बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, क्योंकि ये ब्लैक सी में सीधा सीधा लोकेटेड है। यहाँ ब्लैक सी से होते हुए आप सी ऑफ मरमरा से होते हुए एजियन सी से होते हुए आप मेडिटेरियन तक जा सकते हैं। सो इस सेवास्तोपोल का लोकेशन जो है वो स्ट्रैटेजिक है। यहाँ पे रसिया ने नेवल बेस बना रखा था। जब 1954 में क्रीमिया दिया गया था यूक्रेन को बाय सोवियत यूनियन, उस टाइम में सेवास्तोपोल पोर्ट रसिया ने अपने पास रख लिया था। रसिया के पास रहा था सेवास्तोपोल पोर्ट, जिसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद यूक्रेन धीरे धीरे प्रो वेस्ट होने लगा, तो यूक्रेन ने दबाव देना शुरू किया कि अब ये सेवास्तोपोल पोर्ट भी वो वापस लेना चाहता है फ्रॉम रसिया। 2008 में रसिया वाज आस्क्ड टू पुल आउट इट्स नेवी आउट ऑफ सेवास्तोपोल पोर्ट। तो रसिया के नज़र में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अगर यूक्रेन ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहा तो ये सेवास्तोपोल पोर्ट भी हमारे हाथ चला जाएगा। तो रसिया ने फिर दूसरा तरीका निकाला, और रसिया ने पूरा का पूरा क्रीमिया ही कैप्चर कर लिया, इस पूरे क्रीमिया को कैप्चर कर लिया। रसिया के अपने जस्टिफिकेशन है कि यहाँ पे क्रीमिया पेनिनसुला पर रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो रशियन ऑरिजिन के हैं, दैट इज़ वाई इट शुड लॉजिकली बिलोंग टू रसिया। लेकिन रसिया ने पूरा का पूरा क्रीमिया ही कैप्चर कर लिया। तो मतलब समझिए यूक्रेन कह रहा था कि तुम सेवास्तोपोल पोर्ट छोड़ के चले जाओ, रसिया ने कहा अच्छा अच्छी बात है, हम पूरा क्रीमिया ही कैप्चर कर लेते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी सेवास्तोपोल पोर्ट की। तो एक कारण तो ये हो सकता है, सेवास्तोपोल के स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए रसिया ने ये पूरा का पूरा क्रीमियन पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है पावर प्रोजेक्शन बाय रसिया। देखिए 1991 में डिसइंटीग्रेशन के बाद से दुनिया को लग रहा था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, रसिया वाज डिफीटेड, यूएस वन द कोल्ड वॉर। लेकिन कहीं ना कहीं रसिया के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये रसिया को रिवाइवलिस्ट पावर की तरह दिखाना चाहते हैं कि हम वापस से रिसर्च कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम ही प्रोजेक्ट्स पावर ऑफ रसिया कि वी आर गेटिंग पावरफुल वंस अगेन। तो ये जो क्रीमियम क्राइसिस का मामला था, दैट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रिवाइवल ऑफ रसियाज पावर, कि हम वापस से पावरफुल हो चुके हैं। मतलब डोंट एंग्री मी, मतलब वी आर अगेन पावरफुल एंड वी आर अगेन रेडी टू चैलेंज US and its allies. So another explanation might be power projection by Russia, where Russian president is trying to assert Russia as a revivalist power. अब चाहे कारण जो भी हो, जब एक बार रसिया ने ये कर दिया तो वेस्ट कंट्रीज यूएस और यूरोप, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ये तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए एंड दे कुड नॉट टेक एनी कंक्रीट एक्शन अगेंस्ट रसिया। पहले ऐसा लग रहा था, ये देखो पूरा माहौल बन रहा था, तो लग रहा था कि अगर क्रीमिया को एक्वायर कर लिया रसिया ने तो वेस्ट कंट्री जो है वो अटैक करके हो सकता है कि वापस से क्रीमिया छीन लें। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए, क्योंकि रसिया ऑफकोर्स वो भी तो कोई छोटा मोटा पावर है नहीं, मिलिट्री पावर तो है ही एटलीस्ट। तो एट बेस्ट उन्होंने क्या किया, रसिया को G8 ग्रुपिंग से एक्सपेल कर दिया।
तो रसिया को G8 ग्रुपिंग में ये तमाम कंट्रीज़ मेंबर हैं, उनमें से रसिया को एक्सपेल कर दिया, तो अब G8 हैज़ बीन नाउ रिड्यूस टू G7। सो रसिया, पहले आप सुनते होंगे G8 ग्रुपिंग, अब उसमें से रसिया नहीं है, उसके एक्सपेल होने के पीछे कारण यही है, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। आई होप आपको क्रीमियम क्राइसिस समझ आया, पूरी बैकग्राउंड पूरी हिस्ट्री समझ आई। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, देखते हैं आपको कितना समझ आया। चलिए कल जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स बिलोंग्स टू वेस्ट एशिया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम एट रांची, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।